नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना जानते हैं? अच्छा, आपको ये तो पता होगा अमीर लोगों के पास कितने तरीके का इनकम होता है, और क्या आपको ये पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने प्रकार के होते हैं? इसी तरीके के कंप्लीट फाइनेंशियल ज्ञान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट और कंसंट्रेशन के साथ हेडफोन लगा करके देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सुजीत। इसमें आपको हम केवल 3 बातें बताने वाले हैं। पहली बातें क्या बताने वाले हैं कि क्या क्या नहीं करना है, और दूसरी बातें क्या बताने वाले हैं कि क्या क्या करना है, और तीसरा मेरा कुछ सजेशन होगा और आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से, यानी कि क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो नहीं क्या क्या करना चाहिए, सिर्फ आपको 3 बातें नहीं करना होगा। कौन कौन है? पहली है, आपको आप में जो अच्छी आदत है उसको नहीं छोड़ना है। याद हो गया? पहली जो है आप में अच्छी आदत जो है उसको कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है। दूसरा जो है, आप जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड के बारे में कभी नहीं छोड़ना है, सीखते रहना है, यानी कि अपने लर्निंग पे हमेशा फोकस करते रहना है। ठीक है। और तीसरी बात है क्या है, क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कर्जा का यूज आपको कभी नहीं करना है। कि कर्जे पैसा यानी क्रेडिट कार्ड पे जो पहले पैसा खत्म कर लेते हैं और उसके बाद उसका जो इंटरेस्ट होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना है। हाँ, जब तक जरूरी ना हो तब तक नहीं कीजिए क्रेडिट कार्ड का यूज। यही 3 बातें आपको नहीं करना था। ठीक है, या तो आपको हो गया होगा कि पहली बातें हैं आपको क्या, अपनी अच्छी आदतें को कभी नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, अपनी लर्निंग पे हमेशा फोकस करना है। और तीसरी जो है, आपको क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना है जब तक जरूरी ना हो तब तक। अब चलते हैं नंबर 2 पे। आपको क्या क्या करना है, तो क्या क्या करना है इसमें हम आपको 6 पॉइंट बताएंगे, 6 बातें बताएंगे। पहली बात है कि आपको अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना होगा। पैसे के बारे में किसी ने बहुत ही अच्छा 2 रूल बताए हुए हैं। पहला है कि कभी भी आप अपने पैसे को लूज मत होने दो, और दूसरी रूल जो उन्होंने बताया हुआ है कि पहले रूल को हमेशा याद रखो, यानी कि कभी नहीं भूलना है। बात समझ में आया? और किसने कहा है ये तो आपको पता होगा, पता है तो कमेंट करके बताइए। अब बात आती है कि अपने पैसे को अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से कैसे मैनेज करें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपके पास प्रॉफिट आता है या जो आपका इनकम है, पैसे का जो इनकम है, उसको क्या करना होगा, आपको 6 पार्ट में डिवाइड कर देना होगा। लेकिन इक्वल 6 पार्ट में डिवाइड नहीं करना होगा। क्या करना होगा, जो आपके पास जो इनकम आता है उसका 50%, मतलब ऐसा आप समझ लीजिए ना कि आप अपने नाम से 6 यानी कि 6 बैंक अकाउंट में खाता खुलवा लीजिए। क्यों, किस किस लिए, वो जरा ध्यान से सुन लीजिए। पहला जो अकाउंट होगा वो आपके नीड्स के लिए रहेंगे। नीड्स मतलब क्या हो गया, आपकी जरूरतों के लिए, जैसे आपका जो रेंट देना होता होगा, बिजली का बिल देना होता होगा, खाना जो राशन लाते हैं उसमें देना होता होगा, यानी कि ये सब हम लोगों की जरूरत हो गई। तो जरूरत के लिए आपको एक अकाउंट रखना होगा। दूसरा अकाउंट रखना होगा नीड सेविंग करने के लिए। ठीक है। तीसरा अकाउंट रखना होगा इन्वेस्ट करने के लिए। चौथा जो आपका अकाउंट रखना होगा वो आपको लर्निंग के लिए, यानी कि आपको कुछ सीखने के लिए, जैसे बुक को खरीदना होगा। ठीक है, या कोई वेबिनार या कहीं पे क्लास करना होगा, कोई चीज का आप जो काम करते हैं उस फील्ड का। ठीक है। उसके बाद जो आता है एंटरटेनमेंट के लिए, और अगला जो आता है वो डोनेट के लिए, यानी कि दान करने के लिए। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो नीड्स वाला जो अकाउंट है उसमें आपको अपने इनकम का 50% डाल देना है। ठीक है। और बाकी जो 5 अकाउंट बचा उस सब में 10% डाल देना है, यानी कि सेविंग करना है 10% का, और उसके बाद फिर इन्वेस्ट करने वाले में भी आपको डालना है 10%, उसके बाद फिर इंटरटेनमेंट वाला में भी 10% डालना है, फिर उसके बाद जो लर्निंग के लिए है, सीखने के लिए, उसमें भी आपको अपने इनकम का 10% डालना है, और उसके बाद जो है लास्ट में डोनेट करने वाला यानी कि दान करने के लिए, उसमें भी आपको 10% डालना है। तो यानी कि आपका जैसे ही 6 बैंक अकाउंट हो जाएगा तो सब चीज के लिए अलग अलग तरीके से आप स्मार्ट तरीके से, इंटरटेनमेंट के लिए आपको 10% मिल ही गया। तो इस तरीके से अपने पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं इस तरीके का जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब क्या क्या करना है उसका दूसरा पॉइंट आपको समझना है। क्या है दूसरा पॉइंट? दुनिया के 8वें अजूबा के बारे में आपको समझना है। आपको पता है दुनिया के 8वां अजूबा किसको कहा गया है? और आइंस्टीन साहब बोले हुए हैं किसको? पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि कंपाउंडिंग के बारे में, यानी कि जो कंपाउंडिंग का जो पावर होता है उसके बारे में आप समझिए। अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, नहीं तो हम इस पे एक वीडियो बनाएंगे, आप सभी को समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। अब तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। क्या आपको पता है
कि अमीर लोगों के पास कितने प्रकार का इनकम होता है? नहीं पता है? पता होगा आपको 8 प्रकार का होता है। और आपके पास कितने प्रकार का इनकम है? 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। लेकिन अमीर लोगों के पास 8 तरीके का इनकम होता है। कौन कौन होता है और आप भी कैसे कर सकते हैं वो सब जानते हैं। जो पहला इनकम होता है उसको कहते हैं सैलरी इनकम। सैलरी, जैसे अगर आप कहीं जॉब कर रहे होंगे तो आपको कुछ जो मंथली इनकम आता होगा उसे कहते हैं सैलरी इनकम। या कोई आप पेंटिंग कर रहे होंगे, उसको अगर आप बेचिएगा तो आपको कुछ इनकम आएगा, कुछ प्रॉफिट होगा, तो उसे कहते हैं सैलरी इनकम। दूसरा इनकम जो आता है उसे कहते हैं ट्रांजैक्शनल इनकम। ट्रांजैक्शनल इनकम का मतलब हो गया जैसे आप कोई शॉप स्टार्ट किए हुए हैं या कोई भी चीज आप, जैसे मैं खरीद के लाया 10 रुपए में और उससे आप बेच दिए 15 रुपया में, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया? 5 रुपए का। तो यानी कि ऐसे इनकम को कहा जाता है ट्रांजैक्शनल इनकम। ठीक है। तीसरा इनकम जो होता है वो होता है इंटरेस्ट इनकम। जैसे जो हम लोग या आप लोग भी कराते होइएगा, बैंक में पीपीएफ कराते हैं, बैंक में ईपीएफ भी कराते हैं, तो ये सब जो होता है इंटरेस्ट इनकम के अंदर में आते हैं। ठीक है। चौथा प्रकार का जो इनकम आता है वो आता है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम कैसा होता है? जो शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई बड़ा बड़ा कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया, उसमें अगर आप उसका कुछ शेयर अगर आप खरीदे हुए हैं, तो यानी कि अगर ओला, जैसे मान लीजिए अगर आप ओला में इन्वेस्ट किए हुए हैं कुछ रुपया, तो अगर ओला का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसमें जो इनकम होगा वो आपको भी कुछ पार्ट मिलेगा, जितना शेयर खरीदे होइएगा उतना परसेंट आपको मिलेगा। ठीक है। तो वो जो इनकम होता है उस इनकम को कहते हैं डिविडेंड इनकम। पांचवें प्रकार का जो इनकम होता है उसे कहते हैं रेंटल इनकम। रेंटल इनकम तो आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास मकान है, उसको आप रेंट पे लगा दिए, तो उससे जो इनकम आता है उसे कहते हैं रेंटल इनकम। या जैसे कोई आपके पास प्रॉपर्टी है तो उसको अगर आप रेंट पे लगा दिए तो उससे जो इनकम आएगा उसे कहते हैं रेंटल इनकम। अब जो छठे प्रकार का आता है इनकम उसे कहते हैं रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप एक बुक लिख दिए और बुक जब जब बिकेगा उसका कुछ परसेंट रॉयल्टी आपको मिलेगा। या जैसे कोई फिल्म बन गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए अक्षय कुमार एक फिल्म बनाया और वो फिल्म अब जब जब उसको कोई खरीदेगा या जब जब दिखाया जाएगा टेलीविजन पे, तो उसका कुछ परसेंट जो कमीशन होगा वो अक्षय कुमार जी को जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके का इनकम क्या कहलाता है? रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम में एक और आता है जैसे यूट्यूब वीडियो हो गया या ई बुक हो गया। सातवां इनकम जो है उसे कहते हैं कैपिटल गेन इनकम। कैपिटल गेन इनकम में कौन कौन आते हैं, क्या क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप कोई एक जमीन खरीदे 10 लाख में, उसे आप 10 साल तक छोड़ दिए, उसके बाद आप 10 साल के बाद जब उसे आप बेचते हैं तो सपोज डेट उसे आप 16 लाख में बेचते हैं। ठीक है। तो उसमें जो प्रॉफिट आपका 6 लाख का हुआ, तो ये कहलाता है, ये कौन सा इनकम कहलाएगा? ये कहलाता है कैपिटल गेन इनकम। यानी कि कैपिटल गेन इनकम उसे कहते हैं जो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो प्लान किया जाता है, लॉन्ग टर्म से जो आपका इनकम आएगा उसे कहते हैं कैपिटल गेन इनकम। ओके। आठवां जो इनकम आता है उसे कहते हैं रेकरिंग इनकम। रेकरिंग इनकम के अंदर में कौन कौन आता है? जैसे आप LIC एजेंट वाले को ले लीजिए, तो वो अगर एक LIC बेच दिया तो उसे 15 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक उसका कुछ न कुछ परसेंट कमीशन आता रहेगा। ठीक है। या जैसे OTT प्लेटफॉर्म ले लीजिए। OTT प्लेटफॉर्म कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या जैसे अमेजॉन वीडियो प्राइम हो गया, जो मंथली सर्विस देता है, मंथली आपसे पैसा लेगा। या जैसे सिम कार्ड ले लीजिए जियो का, या कोई भी सिम कार्ड जो मंथली पे होता है ना, या 84 दिन का, यानी कि उसका रेकरिंग हो गया, यानी कि हमेशा आपको उसमें पैसा डलाना होगा और उससे आपका काम चलेगा या उसका आप सर्विस अभी यूज कर सकते हैं। तो वो जैसे मान लीजिए जियो का आप सिम रखे हुए हैं, तो उससे आप जो 84 दिन बाद जो आप रिचार्ज कराते हैं तो उसका वो रेकरिंग हो गया। वो जो इनकम कुछ हो रहा है जियो कंपनी को, वो रेकरिंग इनकम के अंदर में आता है। ठीक है। तो यही थे 8 तरीके का इनकम। इसमें से 8 तरीके अगर आप नहीं अपना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो कम से कम 4 या 5 तरीके का तो इनकम सोर्स आप अपने अंदर बना ही सकते हैं। जैसे यूट्यूब वीडियो वाला बना सकते हैं, जॉब तो आप कर सकते हैं, और कुछ अपना बुक भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके का 5-6 अगर आप इनकम सोर्स अगर बना लेते हैं तो आपके और आपके फैमिली के लिए काफी फायदेमंद होंगे। अब समझते हैं चौथे पॉइंट को। चौथा पॉइंट में क्या आपको करना है? इंश्योरेंस पॉलिसी को समझिए। ठीक है। अगर आप कमा रहे हैं, अगर आपका कुछ प्रॉफिट आ रहा है, तो आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी तो जरूर करवा लेना चाहिए। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको पूरे परिवार का करा लीजिए। अच्छा, आपको ये पता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने प्रकार का होता है? नहीं पता है? 6 प्रकार का होता है। बता दे कौन कौन होता है? टाइप्स ऑफ हेल्थ पॉलिसी। पहला जो होता है वो होता है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस।
दूसरा जो होता है उसे कहते हैं फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरा जो होता है उसे कहते हैं क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। और चौथा जो होता है उसे कहते हैं हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट्स प्लान। और पांचवा जो होता है उसे कहते हैं सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। और जो छठा होता है उसे कहते हैं ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। मतलब इतना है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो है पूरे फैमिली का जरूर करा लेना चाहिए। तो पूरे फैमिली के लिए आपके लिए कौन आएगा, जो 6 बताए हैं, और 6 कौन कौन है, किस किस चीज के लिए, सब एक वीडियो में तो बताना समझाना संभव नहीं होगा। इसलिए हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं कि जो बताए हैं फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस, ये करवा लीजिए। ये फैमिली के लिए अच्छा माना जाता है। इंश्योरेंस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अच्छा, क्या आपको पता है कि जब जरूरत होती है आदमी को इंश्योरेंस का, तब इंश्योरेंस नहीं होती है, नहीं मिल पाता है। इसलिए समय रहते अगर आप नौजवान हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो कम से कम एक ले ही देना चाहिए। ओके, अब चलते हैं 5वें पॉइंट की ओर। कितने पॉइंट की ओर? 5वें पॉइंट की ओर। 5वें पॉइंट में क्या समझना है आपको? कर्ज के बारे में समझना है। अच्छा, कर्ज तो सब समझता है कि कर्ज में डूबता जा रहा है, यानी कि सब नेगेटिव समझता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई कर्ज कितने तरीके का होता है, कितने प्रकार का होता है, तो कर्ज 2 प्रकार का होता है। एक होता है अच्छा कर्ज और एक होता है बुरा कर्ज। अगर आप अच्छे कर्ज ले रहे हैं, आपका अच्छा कर्ज है तो बहुत बल्ले बल्ले है। लेकिन बुरा कर्ज है तो सोचने वाली बात है, गंभीर समस्या है, इसको सुधारना होगा आपको। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए अच्छा कर्ज क्या होता है, उसको बाद समझा देंगे बुरा कर्ज क्या होता है। ठीक है, अच्छा कर्ज के अंदर में आता है कि जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपया अगर किसी से कर्ज लिए हैं, कोई कंपनी से या कोई बैंक से, ठीक है, उसका आपको इंटरेस्ट माने कि मंथली आपको उसका जो ब्याज होता है वो भरना पड़ता है, आपको देना पड़ता है। जैसे 1000 का महीना अगर आपको देना पड़ रहा है, हम सपोज मान ले रहे हैं, ठीक ना, तो 1000 का महीना अगर देना पड़ रहा है, तो अगर आप जो 1 लाख रुपया लिए हुए हैं बैंक से, वो उससे अगर आप 5000 के मंथली अगर कमा रहे हैं, तब आपके लिए ये जो कर्ज है ये अच्छा कर्ज माना जाएगा। क्योंकि आपको उसमें से 1000 उसको आप बैंक वाले को दे दीजिएगा तो आपके पास 4000 को प्रॉफिट बच जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऐसे कर्ज को कहा जाता है अच्छा कर्ज। और बुरा कर्ज क्या होता है? बुरा कर्ज उसी में क्या होगा कि जैसे आप 5000 नहीं कमा पा रहे हैं, अब क्या कमा पा रहे हैं? 800 कमा पा रहे हैं या 500 कमा पा रहे हैं 1 लाख का रुपया से, तो आपको क्या होगा? आप नेगेटिव में जाते रहिएगा। ठीक है, तो यानी कि ऐसे कर्ज को कहा जाता है बुरा कर्ज। अब छठा पॉइंट में क्या आपको समझना है? पहले तो आपको उसमें समझना है बजट को समझिए, ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी फंड को भी समझ लीजिए, उसके बाद कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान को भी समझ लीजिए, और साथ में अपनी जरूरतों की प्लानिंग को भी समझिए। ठीक है, अब जो है हम आपको वीडियो के शुरू में ही बोले थे कि इसमें कुछ हम अपना सजेशन देने वाले हैं। तो सजेशन में हम आपको 1 2 नहीं देंगे, 10 को सजेशन देने वाले हैं। 10 को सजेशन में से आपको जो जो मन होगा, जो जो अच्छा लगेगा, उसको आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा, इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ठीक है, पहला सजेशन मेरा ये है कि आप कम से कम 6 महीने का जो आपको नीड्स होती है उतना लिक्विड, यानी कि उतना पैसा आप अपने अकाउंट में हमेशा के लिए रखिए। यानी कि जैसे 6 महीने तक आपको कितना का जरूरत होगा, यानी कि रेंट में, खाना में, पीना में, यानी कि नीड जो जो जरूरत है वो होगा ही, उतना पैसा, यानी कम से कम 6 महीने का पैसा आपके अकाउंट में हमेशा होना चाहिए। मेरा दूसरा सजेशन ये है कि अगर आप होम लोन ले रहे हो या कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या आप कोई एक बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन करवा रहे हो, तो ये तीनों चीज जब करवाइए तो मेरे अनुसार पूरे फैमिली को उसमें नाम डालिए, यानी कि पूरे फैमिली को उसमें ज्वाइन कर दीजिए। मेरा तीसरा सजेशन है आप लोगों के लिए कि आपका जो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसे आप अच्छे जगह पर, सावधान जगह पर, यानी कि जहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का खतरा ना हो वहां पे डालिए। और साथ में उसका कुछ फोटो कॉपी अपने गूगल ड्राइव में डालिए, कुछ अपने मोबाइल में डालिए, यानी कि अलग अलग जगह पे डाल दीजिए, ताकि जब उसका जरूरत पड़े उस समय आपको मिल जाए और सही सलामत मिलना चाहिए। ठीक है, मेरा अगला सजेशन जो है, आप अगर फिक्स्ड डिपॉजिट करना चाहते हैं किसी भी बैंक में, तो हम कहेंगे थोड़ा थोड़ा अमाउंट अलग अलग, यानी कि डिफरेंट बैंक में आप फिक्स्ड डिपॉजिट कीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी बैंक्स होते हैं वो कभी भी बंद हो सकते हैं। अगर बंद होगा तो आपका, अगर एक बैंक में रहेगा तो सारा पैसा चला जाएगा। ठीक है, इसलिए अलग अलग बैंक में, जैसे आप 1 लाख रुपए का अगर फिक्स्ड डिपॉजिट करा रहे हैं तो अलग अलग बैंक में जाकर के आप करवाइए। ठीक है, ताकि अगर एक बैंक अगर डूबता है तो आपका सारा पैसा एक बार नहीं डूबेगा। ठीक है, इसलिए किसी ने खूब कहा है कि अपने सभी अंडे को एक ही टोकरी में नहीं डालना चाहिए, अलग अलग टोकरी में डालना चाहिए, ताकि अगर एक टोकरी अगर गिर भी जाता है, फूट भी जाता है, तो बाकी अंडे आपका बच जा रहे हैं।
मेरा 5वां सजेशन है आप लोगों के लिए कि आपका जो इनकम टैक्स जो फाइल करना होता है उसके बारे में थोड़ा सा डीपली ज्ञान लीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा समझना स्टार्ट कर दीजिए। मेरा अगला सजेशन है आप लोगों के लिए, आप तभी भी कोई भी चीज में इन्वेस्ट कीजिए जब उसके फाइनेंशियल जो एडवाइजर होते हैं उससे आप सलाह लेकर के ही किसी चीज में आप इन्वेस्ट पैसे कीजिए। ये नहीं कि कोई दोस्त कह दिया, कोई कह दिया तो किसी चीज में जाकर के इन्वेस्ट कर दिए, अपना पैसा बर्बाद कर दिए, ऐसा नहीं करना है। किसी फाइनेंशियल जो एडवाइजर होते हैं उनसे सलाह ले लीजिए, या एक से क्या आप 2-3 से सलाह ले लीजिए अच्छे से, उसके बाद किसी चीज में आप इन्वेस्ट कीजिए। अगला सजेशन जो है आप लोगों के लिए वो है कि आप अपने जो पोर्टफोलियो, जितने भी पोर्टफोलियो है आपका, उसको कम से कम प्रत्येक 6 महीने पर उसको कुछ अपडेट करते रहिए। उसमें से कुछ माइनस कीजिए, कुछ अपना ऐड कीजिए, कुछ अचीवमेंट है जो है, जैसा भी आपका पोर्टफोलियो है उसको कम से कम 6 महीना पे तो आपको उसको अपडेट करते ही रहना चाहिए, उसको देखते ही रहना चाहिए, उसको रिव्यू करते ही रहना चाहिए। ठीक है। अगला सजेशन आप लोगों के लिए है कि अपने अकाउंट को हमेशा मेंटेन करते रहिए और अपने रिकॉर्ड को भी मेंटेन करते रहिए। अगला सजेशन जो है आप लोगों के लिए वो थोड़ा सा आसान है। आप जो भी चीज खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक महीना में आपको जो चीज खरीदना है उसको एक ही दिन बल्क में खरीद लीजिए, जिससे आपको बहुत ऐसे डिस्काउंट मिल जाएंगे, बहुत पैसे की बचत हो सकती है। इसलिए बल्क में खरीदने का कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको साबुन एक महीना में अगर आपको 4 साबुन खत्म होता है, ठीक है, 4 साबुन खत्म होता है, तो आप क्या कीजिए, एक साबुन खरीदने के बजाय साबुन का एक पैकेट आता है वो खरीद लीजिए। ठीक है। तो इस तरीके का महीने भर का खर्चा आप कम से कम एक बार तो खरीद ही सकते हैं। अब जैसे सब्जी हो गया तो आपको रोज खरीदना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जो बंडल में जो पैकेट में खरीदा सकता है उसे आप एक बार बल्क में खरीद लीजिए। ये मेरा सजेशन है। और लास्ट सजेशन मेरा आप लोगों के लिए यही है कि सेव योर हेल्थ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ होगा तो भी आप कोई भी चीज का मजा ले सकते हैं। इसलिए अपने शरीर पे खासकर ध्यान दीजिए, अपने खाना पीना पे ध्यान दीजिए, उस पे नॉलेज पे ध्यान दीजिए। यानी कि अपने शरीर के बारे में जितना चीज होता है ना, अपने हेल्थ के बारे में हमेशा ध्यान दीजिए, उसको हमेशा सेव करके रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, हो सके तो किसी एक के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ प्रेम पूर्वक आप सभी को दिल के गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद मेरे दोस्त।